हेलो बच्चों, मैं अर्पित आप सभी लोगों का अपने चैनल साइन आर्ट क्लासेस करौदी में स्वागत करता हूं। जो हम लोगों ने एक विज्ञान की सीरीज चलाई थी यूपी बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, आज उसमें हम लोग अगले प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। वो प्रश्न है, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, और उसका उदाहरण देके भी हमको समझाना है। मतलब हमको बताना है कि संयोजन अपक्रिया वियोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों होती है। तो आपको पता होगा, संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक अपकारक आपस में मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अपकारक का मतलब क्या है, आपको पता होगा कि जो भी तीर के निशान के बाईं तरफ लिखे जाते हैं उनको हम लोग अपकारक कहते हैं, और जो तीर के दाईं तरफ होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो आपको पता है अपकारक मतलब इसमें क्या होगा कि दो या दो से अधिक क्या होंगे, अपकारक आपस में संयोग करके किसी एकल का निर्माण करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया में क्या होता है, वियोजन अपक्रिया में कोई एकल अभिकारक होता है और वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटकर नए पदार्थों का निर्माण करता है। मतलब क्या होगा कि संयोजन में दो या दो से अधिक आपस में मिलकर किसी एकल का निर्माण करेंगे, और वियोजन में क्या होगा, कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। अभी जो आपको हमने बताया कि संयोजन अपक्रिया में क्या होते हैं, दो या दो से अधिक अपकारक आपस में मिलते हैं और किसी एक नए उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, वियोजन अपक्रिया होती है। वियोजन अपक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर या एकल अपकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेते हैं ना। अतः इसको हम कह सकते हैं कि जो वियोजन अपक्रिया है वो संयोजन अपक्रिया के क्या होती है, विपरीत होती है। अब इसमें आप जैसे उदाहरण देख हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो होती है वो क्या किस रूप में पाई जाती है, सॉलिड रूप में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कोष्टक में यस दिखाया गया है। और जो ऑक्सीजन होता है वायुमंडल में गैस रूप में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जी दिखा दी है। जब भी क्या होता है, मैग्नीशियम जो है वहां में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो हमेशा क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है MgO, जो ऑक्सीजन के क्रिया करने के बाद वो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, मतलब ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, दो या दो से अधिक अपकारक मिले आपस में कि नहीं, अपकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किए। सेम उसी को उल्टा आप वियोजन अपक्रिया में चले आइए। वियोजन अपक्रिया में आप देखेंगे कि एकल अपकारक है, एकल अपकारक टूट कर क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक उत्पाद में उनको निर्माण कर रहा है। तो आप इसमें वियोजन और संयोजन अपक्रिया को आप लोग समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, आज आप लोगों को अगले क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। देखिए आप लोगों का प्रश्न संख्या 5 है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अपक्रिया को परिभाषित कीजिए। मतलब इसमें जो अपक्रियाएं दी गई हैं उसको आपको परिभाषा सहित उसको क्या करना है, उदाहरण देना है। अब कहा पहला है इसमें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, और दूसरा है ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। मतलब हमको बताना है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है। तो आप लोगों को बताया गया होगा कि जो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होता है कि जैसे दो या दो से अधिक अपकारक या कोई एकल अपकारक जब उत्पाद का निर्माण करता है तो अपक्रिया पूर्ण होने पर हमको कुछ ऊष्मा प्रदान होती है, ऊष्मा मिलती है। जैसे आप लोगों को पता होगा श्वसन में होता क्या है कि जैसे जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है ना, और ग्लूकोज में टूटता है, और तो ग्लूकोज श्वसन की क्रिया में जो हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया कर लेता है, और क्रिया करके हम लोगों को क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो आप लोगों को पता है, देखो क्या हो रहा है उसमें अपक्रिया होने के बाद आपको क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, मतलब मुक्त हो रही है। तो अगर कहीं भी आपको अपक्रिया पूर्ण होने के बाद ऊर्जा मिल रही है तो ऐसी जो अपक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी में क्या होता है कि ऐसी अपक्रियाएं जिनको कराने के लिए हमको ऊष्मा की क्या हो, आवश्यकता हो। जैसे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कभी भी ऑक्सीजन के साथ तभी क्रिया कर पाता है जब उसको हम ऊष्मा प्रदान करते हैं। यह सामान्य ताप पर अपक्रिया कभी नहीं कर पाता है। इसलिए नाइट्रोजन गैस को हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत क्या बना लेता है, नाइट्रिक अम्ल बना लेता है ना। तो आप बता सकते हैं कि जो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होता है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित, उसमें ऊर्जा क्या हो,
उत्सर्जित हो या आप कह सकते हो मुक्त होती है। मतलब अपक्रिया होने पर क्या होती है, हमें क्या बोलते हैं, ऊष्मा उत्सर्जित होती है या तो ऊष्मा मुक्त होती है, तथा अपक्रिया का मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। आप जानते होंगे कि कोई भी निकाय हो, अगर क्या हो, अपक्रिया होने के बाद अगर आपको क्या हो रही है, ऊष्मा मुक्त हो रही है, तो आपको पता होगा कि निकाय का ताप क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। अब इसमें देखो एक शब्द बोले हम निकाय। निकाय का मतलब क्या होता है, निकाय का मतलब यही होता है कि ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ हो जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे वही निकाय हो जाता है ना। तो मतलब क्या होता है, निकाय का ताप बढ़ जाता है जब भी कोई क्या होगी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होगी। समझा ना? ठीक। तो अब आप लोग जैसे इसमें कह सकते हैं, जैसे देखिए कार्बन है, कार्बन कहाँ, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है, कार्बन इसमें पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही इसको हम जला सकते हैं। कोई भी कार्बन हो या लकड़ी हो, इन सब में क्या होता है, कार्बन उपस्थित हो, इसको हम जलाने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, आपको पता होगा ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन के बिना क्या होता है, कोई भी कार्बन जल नहीं सकता है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन मतलब वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को जलाते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऊष्मा भी प्रदान होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आपको हो रहा है कि यहाँ पर अपक्रिया के बाद जब अपक्रिया पूर्ण हो रही है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तब उसके साथ ऊष्मा मिल रही है। मतलब इसमें ऊष्मा आपको देनी नहीं पड़ रही है, इसमें ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। अगर ऐसा आपको कहीं देखने को मिल रहा है तो ऐसी जो अपक्रियाएं होती हैं वो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती हैं। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मीथेन गैस है, मीथेन की क्रिया अगर ऑक्सीजन से कराते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। जल के साथ साथ क्या मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है। इससे हमको पता लग रहा है कि अपक्रिया जब अपकारक उत्पाद में बदल रहे हैं तभी हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ऊष्मा प्रदान हो रही है। ऐसे अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया उसको कह सकते हैं। यही नहीं, कोई भी एग्जाम्पल हो जहां पर अपक्रिया जब शुरू हो जाए उसके बाद अगर आपको ऊष्मा मिल जाए या किसी भी निकाय का ताप बढ़ जाए, तो अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है तो क्या होगी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होगी। सेम इसी का उल्टा ऊष्मा क्या होती है, शोषी होती है। ऊष्मा शोषी है, आपको नाम से ही दिख रहा होगा कि जो उसमें अपक्रिया को कराने के लिए हमको ऊष्मा की क्या होती हो, आवश्यकता पड़ती हो। जैसे आपको पता होगा, अभी आपको एग्जांपल दिए ही थे हम, जैसे नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे तो क्या करेगा, ये क्रिया नहीं हो पाएगी जब तक इसको हम क्या करेंगे, सामान्य ताप से इसका ताप बढ़ाएंगे नहीं। सामान्य ताप का मतलब कि जो कमरे का निश्चित तापमान होता है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे इससे अधिक करेंगे उससे क्या होगा, तुरंत ही क्या होगा, हमको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, NO क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप इसमें परिभाषा लिख सकते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती हो, मतलब कि अपक्रिया कराने के लिए हमको क्या प्राप्त हो, ऊष्मा की आवश्यकता हो, तथा अपक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है। आप बताइए, जैसे कोई भी निकाय होगा, मान लीजिए बंद निकाय है, बंद निकाय का मतलब जैसे थर्मस समझ लीजिए। अब थर्मस में जैसे मान लीजिए आप गर्म करके पानी डाल दिए, और थर्मस जो है अगर पूर्ण रूप से बेहतरीन थर्मस ना हो तो आप देखते होंगे आपके जो निकाय मतलब उसके अंदर जो वाटर भी या जो भी आप विलयन भरे होंगे उसके ताप देखेंगे आप धीरे धीरे घट जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहां पर कौन सी क्रिया होने लगती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया होने लगती है। तो वहां पर होता क्या है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती हो तथा अपक्रिया के मिश्रण का ताप घट जाता हो, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। जैसे आपको एग्जांपल बता दिए थे कि जब भी नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से होगी इसको हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी, जैसे ऊष्मा देंगे वो नाइट्रिक अम्ल में बदल जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, कारण दीजिए। मतलब बताना है जो श्वसन होता है उसको हम ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। अभी आपको हम जस्ट एक क्वेश्चन के पहले ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाए थे। वही पूछ रहा है कि श्वसन को हम क्यों ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। आपको पता होगा श्वसन ऐसी अपक्रिया है जिससे जीव जंतु क्या होते हैं, जीवित रहते हैं, सभी श्वसन करते हैं ना, चाहे वो वायवीय श्वसन करें या अवायवीय श्वसन करें। श्वसन तो सभी करते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं ना, जितने भी सजीव जीव जंतु हैं, सजीव हैं, वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन आपको पता होगा, श्वसन जो क्रिया होती है वो हमारी कोशिकाओं में निरंतर चलती रहती है। अब श्वसन आपको पता है निरंतर चलती रहती है। अब श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, इसमें आप समझिए। श्वसन से पहले आप समझ लीजिए कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन को हम क्या करते हैं, हमारे दांत में क्या होता है, उसका पाचन होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो भोजन का
छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही क्या कहलाता है? ग्लूकोज का निर्माण कहलाता है। मतलब जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं तभी ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जब ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन जो हम श्वसन के माध्यम से ग्रहण किए रहते हैं, श्वसन के माध्यम से ग्रहण किए रहते हैं, या जो भी जल रहता है उसमें जो उपस्थित ऑक्सीजन होता है, उनसे क्या करता है? ग्लूकोज क्रिया कर लेता है। और जैसे ही ग्लूकोज क्या करता है? हमारे श्वसन द्वारा या हमारे शरीर में उपस्थित मतलब जल द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन से क्या करता है? क्रिया करता है। तुरंत ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, और बनाने के साथ साथ हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप क्या ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया के लिए आप परिभाषा क्या पढ़े हैं कि जो अपक्रिया होने पर हमको क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा प्राप्त होता है। उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया कहते हैं। तो श्वसन में क्या हो रहा है? आप यहां देख रहे हैं ग्लूकोज, अभी आपको समझाए। ग्लूकोज जो है जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ले रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है, और उसके साथ साथ ऊर्जा बना रहा है। तो ऊर्जा मुक्त किया ना, मतलब अपक्रिया होने के बाद ऊर्जा मुक्त किया, और जब अपक्रिया होने के बाद ऊर्जा मुक्त हो रही है, हमारे शरीर को एनर्जी मिल रही है, तो इसी कारण हम श्वसन को क्या कह सकते हैं? श्वसन एक क्या है? ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि श्वसन क्रिया जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, मतलब श्वसन क्रिया हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, हमेशा चलती रहती है। इसमें क्या होता है? जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि हमको जीवित रहने के लिए हमेशा क्या किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये होता कैसे है कि यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। मतलब ये जो ऊर्जाएं होती हैं हमको किससे प्राप्त होती हैं? भोजन से प्राप्त होती हैं। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अभी आपको बताया कि जो हमारे इसमें दांत में, मुख में जो पाचन होता है, वहां पर क्या होता है? जो हमको खाद्य पदार्थ लिए रहते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। मतलब कि आपको बताया गया कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, फ्रक्टोज का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे पदार्थों का निर्माण करते हैं। लेकिन हमको यहाँ ग्लूकोज से ही मतलब है। ग्लूकोज का निर्माण होता है, और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब कि जो ग्लूकोज होता है वो हमारी कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है उन ऑक्सीजन से क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है, और क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है, और उसके साथ साथ हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। जैसे आपको बताया कि कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अपक्रिया का विशेष नाम क्या है? श्वसन है ना। जैसे आप लिख सकते हैं, इसमें आप समीकरण लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको पूर्ण रूप से नंबर कहीं से काट नहीं पाएगा। आप लिख सकते हैं कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। हमेशा ये किस रूप में पाया जाता है? एक्वस रूप में। आपको पता होगा कि जो जल है, जल का साधारण नाम क्या होता है? एक्वस होता है। उसी एक्वस को हम लोग शॉर्ट रूप में AQ कहते हैं। तो ये किस अवस्था में होता है? जलीय अवस्था में होता है। कौन? ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर। ये हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? क्रिया करता है, जो हम श्वसन में नाक के द्वारा क्या करते हैं? ग्रहण करते किए रहते हैं। तो क्या करते हैं? ग्रहण किए रहते हैं, उसके साथ ही क्या करता है? क्रिया कर लेता है, और क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, और उसके साथ साथ जल बना लेता है, और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो अब क्रिया पूर्ण होने से हमको ऊर्जा मिल रही है। इसीलिए हम क्या करते हैं? जो श्वसन है वो एक प्रकार की क्या होती है? ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया होती है। आज हम लोग अपने क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताने की कृपा करें, और ये जो हमारा चैनल है आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और अपने मित्रों को भेजते रहिए। धन्यवाद।